बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की अदम शिरकत पर वह इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब इजलास दोबारा 8:30 बजे होगा, जबकि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। इसी हवाले से वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया है कि उनको मनाने की एक कोशिश जरूर की जाएगी। फजल रहमान साहब की असद कैसर साहब को खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, जबकि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। चीफ जस्टिस साहब की तैनाती के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास हुआ था वो मौखिर हो गया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI जो है इस इजलास में शरीक नहीं थी, जबकि वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया कि हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। क्या नतीजा निकलेगा इस इजलास का? देखें जी, बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा आज का सारा दिन। इसमें मुशावरत भी होती रही, इसमें बातचीत भी होती रही, इसमें कमेटियों का इजलास हुआ, फिर कमेटियां ऊपर नीचे हुई, फिर सारा दिन हमने देखा कि मुख्तलिफ मामला चलते रहे। अभी शायद फजल रहमान साहब ने थोड़ी देर पहले बात की है बैरिस्टर गौहर साहब से, बाकी लोगों से, उनसे भी मामला आगे नहीं बढ़े। तो अब इसमें इशू ये है कि आज तो जो फिर उसके बाद जो फाइजर साहब का एक नोट आया है, ये एक अजीब सा एक टर्मोइल पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ क्रिएट हो गया है, जो मैं पहले भी बात कहता हूं कि वो एक टर्मोइल सा क्रिएट हुआ है और उसमें यानी एक बहरान सा क्रिएट हो गया है और उस बहरान के नतीजे में मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यकीनन मामला रुक जाएंगे खराबी की तरफ जाने से पहले, क्योंकि बहरहाल फाइजा साहब जो हैं वो तो उनको तो भेज दिया इस ये पूरे अरेंजमेंट ने खुद ही भेज दिया। हालांकि इस अरेंजमेंट की जो गारंटी थे वो फाइज ईसा साहब खुद थे। ये इलेक्शन या उससे पहले ये दूसरे मामला सारे, अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जो तरमीम हुई है ये एक मुतनाज़ तरमीम है और उसके नतीजे में ये अरेंजमेंट नहीं टिक पाएगा। अरेंजमेंट, मैं हमेशा लफ्ज़ अरेंजमेंट का इस्तेमाल करता रहा हूँ, मैंने कभी इसको हुकूमत नहीं कहा। अब देखते हैं कि वो उसमें मंसूर अली शाह साहब का नाम आता है, किसका नाम आता है, क्या ये नाम अनाउंस होता है। PTI उसमें अगर नहीं जाती तो, और ये कमेटी जो है ये कोई फैसला नहीं कर पाती, किसी नाम पे ये नहीं इकट्ठे होते, तो उसमें फिर जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये एक मुतनाज़ सा मामला है ये तरमीम के हवाले से। तो अब उस पर देखते हैं कि क्या अल्टीमेट क्या उसका फैसला आता है, क्या रिजल्ट आता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहें इसको कि इन्होंने ये जो तरमीम की है ये इनकी इस अरेंजमेंट की नजर में तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन जो मैंने बात कल भी की थी, मैं दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो है ये अल्टीमेटली इनके मुखालिफ जाएगी, अल्टीमेटली इनके मुखालिफ चली जाएगी ये पूरी की पूरी जो तरमीम है और ये जो तरामीम है सारी की सारी, और उसके नतीजे में जो नेट फायदा होगा वो तहरीक इंसाफ को होगा। और ये इन्होंने क्यों किया है मैं नहीं जानता। उसकी वजह यह है कि फाइज ईसा साहब तो गए, अब ये एक जज साहब, सारे जज साहबान हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन ये किसी एक का नाम लेंगे, किसी दूसरे का नाम लेंगे, तीसरे का, चौथे का। अब असल तो फाइज ईसा साहब थे ना, और फिर उसके बाद आपको पता है जब चीफ जस्टिस नहीं होते दूसरे चीफ जस्टिस आते हैं तो वो अपने मुताबिक फिर सारे उसको जो भी सिलसिला है वो मुल्का चलाते हैं। आईनी अदालत जो है वो बेंच भी खुद ही गालिबन बनाएंगे, जो भी कुछ करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से इन लोगों ने ये तरामीम की और मामलात को इतना उलझा दिया है, जबकि मुल्क के इश्यूज कुछ और थे। और वो इश्यूज मैं फिर आपको दोहराता हूँ दोबारा, मुल्क का इशू है मईशत, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जो इस सेटअप का, इस पूरे अरेंजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, इस अरेंजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे वो जो है वो शुगर माफिया हो या, और तमाम पार्टियों में घुसे हुए हैं, ठीक है ना, और वो तमाम पार्टियों में घुसे हुए हैं और उन्होंने इस मुल्क की सियासत को बदनाम करके रख दिया है और सियासत को जराइम के साथ जोड़ दिए, उन जराइम के साथ जो CRPC के तहत आते हैं, फौजदारी मुकदमात। और उसमें इन्होंने फिर ये जमहूरियत और आगे पीछे, जमहूरियत बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन जराइम पेशा अफराद अगर जमहूरियत का नाम लेके इसमें छुप जाएं और एलिट क्लास बन जाएं, और चंद महीने पहले आपको पता है क्या इस मुल्क में जब हम IMF के पास जा रहे थे तो क्या उनकी तरफ से शराइत आयद हो रही थी, क्या बात बार बार की जा रही थी कि एलिट कैप्चर को खत्म करें। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मस्ट है, मस्ट है अकाउंटेबिलिटी, और अक्रॉस द बोर्ड, और सख्त अकाउंटेबिलिटी मस्ट है इस मुल्क में, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी एक नया रंग ले रही है, और वो सिक्योरिटी अब ये नहीं है कि जी आपकी फौज कितनी है और आपके पास जहाज कितने हैं और आपके पास जो है वो सिपाही कितने हैं। एक नए कलर, एक नए रंग ढंग की जंगें दुनिया में शुरू हैं, जिसमें आपने
मतलब अवाम का सोशल अनरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, उसमें उनको अपने अदारों पे यकीन होना चाहिए, उसमें जो है वो बॉर्डर्स को आपने कैसे कंट्रोल करना है, आपके पास साइबर कैसे, आपके पास हाइब्रिड ग्रे जोन, वो बहुत जंगें भी जो है वो किसी और अंदाज में हो, सफारतकारी हो, बाकी मामला हो। तो ये सारे मामला जो हैं, और उसके बाद जो है वो फिर फॉरेन पॉलिसी जाहिर है बराह रास्त इन सारे मामला से उसका लिंक है। तो ये इश्यूज हैं, बाकी ये तो हंगर गेम्स हैं। मैं वही जुमले बार बार रिपीट कर रहा हूँ कई साल से, बल्कि दहाइयों से, कि हंगर गेम्स हैं ये सारे, और ये इंटर एलीट लड़ाई हो रही है, अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बड़े अहम वाकयात इस वक्त हो रहे हैं दुनिया में, बहुत अहम वाकयात, और बदकिस्मती के साथ हम उलझ गए हैं इसमें। ये जो यहाँ पे जो इंटर एलीट लड़ाई हो रही है और जो हंगर गेम्स हो रहे हैं, और उसमें हम सब उलझ के रह गए। अच्छा, अब आम तरीन वाकयात क्या हो रहे हैं? पहली बात, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो 11वें दौरे पर पहुंचे हुए हैं इसराइल। 11वां दौरा, एक इंतहाई लाहासिल दौरा। यानी अगर वो 25 तारीख तक इस रीजन में रहते हैं जी, तो मुझे बताएं कि इस वक्त जबकि 2 हफ्ते रह गए गालिबन, या 2 हफ्ते से भी कम रह गए, 2 हफ्ते रह गए, 14 दिन अमेरिका में इलेक्शंस को, तो सेक्रेटरी बाइडेन जो हैं, और ये जो ओल्ड प्लेबुक थी ना कि जी वो आएंगे और एक वो वहां पर करारदाद पेश होगी सीज फायर की, और उसके बाद वो वापस जाएंगे, और उनके जाने में नेतन्याहू कहेगा मैं नहीं मानता बात, और फिर वो जाहिरियत शुरू हो जाएगी, और फिर वो आएंगे, फिर दौरा करके वो एक सीज फायर, ये जो है ये बदतरीन ये नाकामी से दोचार हुआ है। और ये सारा मामला सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिकन हिस्ट्री के नाकाम तरीन सेक्रेटरी खारजा के तौर पे याद रखे जाएंगे, जहां पर हम नाम लेते हैं किसिंजर का, हेनरी किसिंजर का, और बाकी लोगों का, कि जी उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेसी में उनको याद रखा जाता है मुख्तलिफ हवालों से। वहां मेरा ख्याल है सेक्रेटरी ब्लिंकन को इसलिए याद रखा जाएगा कि इनके दौर में जंगें भी शुरू हुई और ट्रस्ट भी खत्म हुआ। मुकम्मल तौर पे अब इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये इसराइल के बाद किस मुल्क में जाएंगे, और कौन सा मुल्क इनकी बात को सुनने पे तैयार है, या यह है कि कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो जिसे कहेंगे कि मैं सीज फायर दोबारा शुरू करना चाहता हूं, और वो इनको बिठाएगा और वो कहेगा कि अच्छा ठीक है हम आपके मुआहदे पे अमल करते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन से इन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी। इन्होंने जो है वो अरब ममालिक को टेलीफोन कर करके इन्होंने कॉलें उनके साथ अनाउंसमेंट्स करवा दी कि जी सीज फायर एग्रीमेंट, फिर उन्होंने कहा अर्जेंट सीज फायर एग्रीमेंट, फिर उन्होंने कहा ईद से पहले, फिर रमजान से पहले, फिर पिछले रमजान से पहले, और उसका नतीजा ये निकला कि जंगें जो है फैलते गजा तो एक तरफ, गजा का कत्लेआम तो एक तरफ जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अब लिबनान तक बात पहुंच गई, और लिबनान में एमॉस हॉस्टन पहुंचे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं, और वो उनकी बात लेबनीज क्यों सुनेंगे, क्योंकि लेबनीज आर्मी अब इसमें आ गई है, और अभी हिजबुल्लाह का मामला नहीं रहा, और 3 फौजी वहां पे लिबनान की फौज के शहीद हुए हैं, और लिबनान की फौज ने भी जवाबन जो अटैक हुआ है इसराइल पे, और वो तलवीव पे हुआ है, और तलवीव पे अटैक हुआ है, और इस कदर जो है वो आप समझें कि वो सख्त अटैक था कि तलवीव में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, और उसके बाद हैफा पे अटैक हुआ, 2 और फौजी अड्डों पे अटैक हुआ। तो लेबनान इसमें प्रॉपर, और इन्होंने माजरत की है लेबनीज आर्मी से कि हम माजरत चाहते हैं कि हमने आपके फौजियों को हिजबुल्लाह की जगह, लेकिन उसके बाद जो आज बैरूत में हॉस्पिटल वहां पे तबाह हुआ है, तो उसमें बहुत से लोग बैरूत में शहीद हो गए। तो बात यह है कि, और फिर जो हिजबुल्लाह वहां से, हिजबुल्लाह ने, ये हमास ने, हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं, फौजी उनके मारे जा रहे हैं, और आज जो लेबनान की फौज है और हिजबुल्लाह, उन्होंने मजीद ये कहा है कि जिनके जो लोग अंदर आए थे, यानी लेबनान में घुसे थे, तो उनको उन्होंने यरगमल बना लिया, और उसके साथ ही जो इनके बहुत हाई प्रोफाइल जो इनके आप कहें कि जो यानी इनके कमांडर वहां पे, उन कमांडर को भी इन्होंने जो है वो वहां पे मार दिया है। वो कमांडर जो है वो भी इनके मारे गए हैं, जो 401 ब्रिगेड के थे, एहसान दक्सा, उसको भी इन्होंने मार दिए, वो भी आज मारे गए हैं। तो मतलब है कि इनका नुकसान बहुत ज्यादा इसराइल का हो रहा है, लेकिन अब ये है कि अब सीज फायर कौन करवाएगा? सीज फायर करवाने के लिए गालिबन एक दूसरा इजलास आज शुरू हो गया है, और उसके ऊपर अब दुनिया की नजरें, सारी दुनिया की नजरें, और वो शुरू हो गया है
कजान में, ठीक है, तातारिस्तान का दारुल हुकूमत जिसका कल जिक्र हुआ था, ब्रिक्स का इजलास वहां पे शुरू हुआ है। अच्छा, ब्रिक्स का जो इजलास वहां पे शुरू हुआ है, उससे पहले ब्रिक्स में एक तो ईरान के सदर वहां पे पहुंच रहे हैं, ये बात हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पे ईरान के सदर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान के सदर को वहां पर ज्वाइन करेंगे ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची। और अब्बास अराक्ची जो हैं वो 1 अक्टूबर के बाद, यानी जब से अटैक हुआ है इसराइल पे ईरान का 200 मिसाइल्स का, और आज हो गई है 21-22 तारीख हो गई है, तो बात यह है कि अब इसमें इसराइल ने जवाब नहीं दिया। और इस दौरान जो अब्बास अकरम जी हैं वो सऊदी अरेबिया, कतर, उसके बाद मिस्र, उसके बाद उर्दन, उसके बाद वो जो है वो कई मुल्कों को करते, तुर्की, और फिर पिछले 24 घंटों में वो उन्होंने दौरा किया है कुवैत का और उन्होंने दौरा किया है बहरीन का। और दोनों मुल्कों के, कुवैत के तो उन्होंने जो वली अहद हैं उनसे और वजीर खारजा से मुलाकात की है, और बहरीन में उन्होंने वहां पे जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात की है। यानी कुवैत और बहरीन का भी दौरा उन्होंने मुकम्मल करके, और इन तमाम मुल्कों का दौरा, तमाम इलाके के मुल्कों को दौरा करने के बाद अब वो प्रेसिडेंट को अपने ज्वाइन करेंगे वो ब्रिक्स समिट में, जो कि कजान में हो रही है। अच्छा, अब इसमें सारा इशू ये है कि जो वहां पर, यानी जो इन्होंने मैसेज कन्वे किया है, यानी ईरान की तरफ से जो मैसेज कन्वे हुआ है, वो मैसेज ये है, नंबर 1, कि अगर इसराइल हमारे ऊपर हमला करता है तो हम इसराइल को उसी तरह से जवाब देंगे। अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के, जहां पे न्यूक्लियर इनकी फैसिलिटीज है, वहां अटैक होता है तो हम इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाएंगे। अगर अटैक होता है हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और अगर अमेरिका अटैक करता है तो इस रीजन में जहां जहां अमेरिका की बेसिस है वहां को उनको हिट करेंगे। तो अब ये इनका ईरान की तरफ से बात की जा रही है कि जी तमाम मुल्कों ने ये कहा है, खित्ते के मुल्कों ने, कि हम अपनी जो बेसिस हैं वो ईरान पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे किसी भी मुल्क को, अमेरिका को खास तौर पे नहीं देंगे कि वो अमेरिकन एयर बेसिस को इस्तेमाल करें। अब मामला यहां तक चला गया। आइडियल कि वहां पर जब प्रेसिडेंट बाइडेन का जो सीज फायर प्लान था उसके ऊपर ही अमल दरामद होता, लेकिन या तो प्रेसिडेंट बाइडेन सरेंडर कर गए या क्या हुआ, अब ये तो एक तारीख में लिखा जाएगा मामला। लेकिन वो ये है कि मामला जो है वो इनके हाथ से अब निकल गए हैं, और इनको जाहिर है कि एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे कोई भी नहीं ले रहा। अब लोग देख रहे हैं कि भाई वहाँ जो मामला हैं वहां पर भी जाहिर है अब इलेक्शन की तरफ मामला चला गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली दफा जो ट्रंप हैं वो एक पोल में भी देख रहा था कुछ देर पहले, तो 54 पे वो थे, 54 पे चले गए थे, कैमला हैरिस उनसे पीछे थी। तो लोग अब देख रहे हैं कि वहां ट्रंप आ जाते हैं तो क्या तब्दीली आती है और क्या तब्दीली नहीं आती। तो ये एक आप इस तरह से समझिएगा। अच्छा, हैफा को भी हिट किया है, हैफा की जो नेवल बेस है उसको भी आज हिजबुल्लाह, जब मैं हिजबुल्लाह कह रहा हूं तो आप इसमें अब लेबनीज आर्मी को भी मिला लें, ठीक है ना, लेबनान की अपनी आर्मी। और जो इन्होंने वहां पे लोग अभी जो जहां बक हुए हैं वो लेबनीज आर्मी के, वो जो है उसमें दुरूज हैं, दुरूज को भी इन्होंने हिट कर दी है, दुरूज भी उसमें जहां बक हो गए हैं लेबनान की आर्मी के, और बाकी लोग भी सारे। और वहां पे मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि ताइफ एग्रीमेंट के बाद ये जो सेक्टेरियन और जो मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का और ये सारे बड़े प्यार मोहब्बत से सब रहते थे, तो वो जो है वो अब जो इन्होंने निशाना बना रहे हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को, तो उसमें दुरूज भी जा रहे हैं, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, उसमें सब जो है वो एक एक करके वहां पे सब इकट्ठे भी हो रहे हैं और वो दिफा भी कर रहे हैं मुल्क का। तो अब एमोज हिस्टोरियन की बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, और ना ही सेक्रेटरी ब्लिंकन, मेरा ख्याल से मुझे नहीं पता कि अब ये इसराइल के बाद किस मुल्क में जाते हैं और कौन से मुल्क में क्या बात करते हैं। इवन इजिप्ट में जाते हैं तो इजिप्ट कहेगा कि भाई आपने 50 दफा तो हमसे बात की है कि जी हम सीजफायर करवा रहे हैं और ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये और वो और यहाँ मुज़ाकरात होते रहे हैं और हमास भी तैयार, तो आपने उसके बाद क्या किया। तो अब देखते हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये जो क्या वो बिल्कुल एक फेल्ड फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे या कोई सक्सेस हासिल करते हैं या उनकी डिप्लोमेसी अब भी इस वक्त भी कोई काम कर सकती है।
दूसरी जो मैंने बात की थी, इसके बिल्कुल पैरेलल एक मुतबादिल एक दूसरी दुनिया जन्म ले रही है, और वो दुनिया जो है वो तातारिस्तान के दारुल हुकूमत जो है वो कजान में, जहाँ पे ब्रिक्स समिट शुरू हो गई है, वहां पे शी जिनपिंग पहुंच गए हैं। और शी जिनपिंग की जो है चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की कुछ देर पहले बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, साइड लाइन मीटिंग, और वो हुई है उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से। दूसरी जो साइड लाइन मुलाकात हुई है, बहुत डिटेल्ड मुलाकात, वो हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। और ये मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इस मुलाकात में एक तो मुलाकात वहां पर एक्सपेक्टेड है, मुतवक्को है, प्रीमियर शी जिनपिंग की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। और उससे पहले जो है वो चाइना की तरफ से भी आज ये बात की गई है, चाइना की तरफ से, और ये मैं 9th स्लाइड अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ने तैयार की हो, चाइना इंडिया हैव रीच्ड द रेजोल्यूशंस ऑन बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है ना, उनकी तरफ से बात हुई है। तो ये जो है ये उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि जी हम जो है वो रेजोल्यूशंस पे बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज के पहुंच गए हैं। अच्छा, अब ये रेजोल्यूशंस की डिटेल्स जाहिर है बाद में आएंगी कि डिसएंगेजमेंट है, लेकिन ये डिसएंगेजमेंट है, ये जो है पेट्रोलिंग तो दोबारा जाहिर है 2020 के उस पर शुरू हो गई। बाकी मामला जो है वो जाहिर है इनकी टॉक्स होंगी, इनकी मुज़ाकरात होंगे, बाकी मामला होंगे वो, लेकिन वो जो एक एक्सकेलेशन थी बहुत ज्यादा, वो एक्सकेलेशन से डी एक्सकेलेशन की तरफ मामला चला गया, क्योंकि पहले जो है वो अगस्त में जो वांग यी से मुलाकात इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की हुई, और फिर उसके बाद जो है वो अजीत देवल जो NS है उनकी हुई, तो उसके बाद फिर ये मामला तो तय हो गए थे। अच्छा, अब ये चाइना की तरफ से भी इंडोर्समेंट हो गई, तो एक माहौल बन गया वहां पे कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात भी हो सकती है, और गालिबन होने जा रही है। अच्छा, उसके साथ ही जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से, जो ईरान के जराए वो कह रहे हैं कि उनकी भी होने जा रही है। तो अगर उनकी होने जा रही है तो फिर अमेरिका कहाँ खड़ा है और इसराइल कहाँ खड़ा है? और इसराइल जो है जाहिर है कि वो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक स्टांस लेके खड़ी थी इसराइल के साथ, अब उनसे मिलने जा रहे हैं ईरान के प्रेसिडेंट। मतलब ईरान और इसराइल इस वक्त और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल दो ऑपोजिट पोल्स पे हैं। तो अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर चाइना और रशिया, अच्छा रशिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात तो ऐसा वो तो ठीक है, इनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन चाइना की मुलाकात, उनके प्रीमियर की मुलाकात एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और अगर उसमें ईरान के प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है तो भी ब्रेक थ्रू होगा। इंडिया कहां तक जाएगा चाइना और रशिया की तरफ, और कहां तक दूरी इख्तियार करेगा ब्रिक्स से और चाइना से और रशिया से, और कहां तक जो है इसको अमेरिका देख रहा होगा, क्योंकि अब ये मैंने कहा ना कि मुल्कों के लिए बड़े अहम फैसले करने का वक्त है कि भाई हमने किस तरफ जाना है, किस तरफ, मतलब इसको, इसकी बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बड़े एक आप समझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां तक बैलेंस कौन सा मुल्क कर पाता है। ठीक है, देखिए चाइना को तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ईरान को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इंडिया का बैलेंसिंग कहां तक होती है ये देखना है ना। रशिया को जरूरत है बैलेंसिंग करने की, ना ब्राजील को जरूरत है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल से उनकी फॉरेन पॉलिसी में, जो कि आगे उनकी कई दिहाइयों तक जाहिर है इंडिया फिर उसी पे चलेगा कि वो क्या ईस्ट की तरफ आते हैं या चाइना की तरफ जाते हैं इस मरहले पे, या वो जो है वो जाते हैं अमेरिका की तरफ, वेस्ट की तरफ। एक बात, दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जो ब्रिक्स की समिट हो रही है जी, एक तो ब्रिक्स जो है एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की ब्रिक्स बात कर रहा है, कई मुल्क उसमें शामिल होने जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी उसमें आ गया है, इथियोपिया भी उसमें आ गया है, इजिप्ट भी उसमें आ गया है, थाईलैंड भी उसमें आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है, उसमें तुर्की भी आ रहा है, उसमें बाकी मुल्क भी आ रहे हैं। लेकिन इश्यू सारा ये है कि क्या ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं? डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो क्या गोल्ड को, क्योंकि दुनिया का जो 20% गोल्ड है, 20% गोल्ड सोना, वो जो है वो ब्रिक्स ममालिक के पास है, और ब्रिक्स ममालिक में से जो 74% सोना है तकरीबन वो चाइना और रशिया के पास है। तो अगर तो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो क्या डी डॉलराइजेशन अगर होती है तो फिर जो दूसरी करेंसी लाते हैं तो क्या वही करेंसी होगी जो कि जिसको गोल्ड के साथ लिंक किया जाएगा, जैसे 70-71 तक डॉलर होता था और फिर निक्सन दौर में वो खत्म हो गया था। तो ये
जो डी डॉलराइजेशन है उसके लिए भी, और देखिए मुल्कों के दरमियान आपस में तो ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान भी ऑयल ले रहा है तो किसी और करेंसी में लेता है, इंडिया भी लेता है तो किसी और करेंसी में लेता है, रशिया भी अगर बेच रहा है किसी मुल्क को, चाइना के साथ ट्रेड हो रही है तो जाहिर है किसी और करेंसी में, करेंसी तो दूसरे मुल्कों की चल रही है हर जगह। लेकिन इशू सारा ये है कि जो है वो आम तौर पे ये कोई अनहोनी बात नहीं है। आम तौर पे अगर आप बाहर जाते हैं किसी मुल्क में और वहां जाके अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो पूछते हैं आपसे कि डॉलर में करेंगे कि लोकल करेंसी में करेंगे। हर मुल्क में ये सिस्टम है। आप यूएई में चले जाएं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करें तो वो सुपरमार्केट वाला आपसे पूछेगा कि जी हम इसमें दरम में आपके पैसे काटें या डॉलर्स में काटें, ठीक है ना। तो अगर आप उनसे कहते हैं कि लोकल दरम में काटें तो वो आपको कहते हैं कि अच्छा जी इस पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो आपके पैसे बचेंगे, डॉलर के थ्रू नहीं। तो ये तो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है। हर मुल्क में आप जाते हैं तो उस मुल्क में लोकल करेंसी का भी ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड पे और डॉलर का भी होता है। इशू ये है सारा कि जब आप इसको बड़े लेवल पे ले जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड शुरू हो जाती है कि नहीं जी हमने डॉलर को यूज नहीं करना बल्कि लोकल करेंसीज में ही पाकिस्तान ने ऑयल लेना है किसी मुल्क से, तो और यकीनन पाकिस्तान दूसरी करेंसीज में ही लेता होगा, मेरा ज्यादा ख्याल है दूसरी करेंसीज में ही ले रहा है। भाई वो डॉलर में क्यों देगा, वो रियाल या बाकी एक अरसे से ऐसे ही होता है। भारत भी अगर कर रहा है तो इसी तरह कर रहा है। लेकिन अगर डॉलर डिवैल्यू होता है पूरी दुनिया में तो उसके नतीजे में तो फिर एक नया नक्शा तुलू होता है। अच्छा, इसमें वो ममालिक भी आ रहे हैं जाहिर है कि जो बहुत क्लोज अलाई हैं वेस्ट के, बहुत से अरब ममालिक हैं वो भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन वो जो है मतलब आप इसको सोच भी नहीं कर सकता था कि इजिप्ट, भाई कहाँ इजिप्ट है नक्शे में, दुनिया के नक्शे में, और कहाँ ब्रिक्स है। तो वो तो दूर से जो है वो इजिप्ट भी जो है वो बहुत करीब उसके ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, लेकिन वो ब्रिक्स का हिस्सा बन गया है। इसी तरह से यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त बैलेंस किया हुआ है। उन्होंने तो बल्कि एक बड़ी मुश्किल डिप्लोमेसी की है। ये जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है, अब इशू ये है कि इस पूरे मसले में, अच्छा ये जो मामला है ना ब्रिक्स का और इससे यूक्रेन वाला, और ये जो ईरान की तरफ से बात की गई है कि जी अगर इस वक्त कोई ब्लड शेड को रोक सकता है, कोई मुल्क, कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है इस खुरेजी को, और ये जो कत्लेआम जारी है लेबनान का और गजा का और बाकी का, तो वो सिर्फ ब्रिक्स है। सिर्फ चाइना और रशिया चाहें तो वो उनकी एक टेलीफोन कॉल जो है, एक टेलीफोन कॉल पे नेतन्याहू जंग बंद कर देगा। ये बात ईरान की तरफ से भी हो रही है और ये बात दुनिया की तरफ से भी हो रही है। और ये आप देखें कि मॉस्को जो है, मॉस्को और चाइना वो पहले ही एक कंसेंसस पे पहुंच रहे थे, और अमेरिका की तरफ से बात हुई थी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन तो ठीक है, उन्होंने कहा फिर हम सबको मिला लेते हैं आपस में। तो मॉस्को में समिट्स हुई, फिर चाइना में हुई, फिर ये अरब मुल्क सारे गए, फिर पाकिस्तान ने कोशिश की, सारे मुल्क इसमें थे। अब उन्होंने जनाब ये हुआ कि अमेरिका तो निकल गया बीच में, लेकिन मॉस्को और चाइना तो एक दरमियान में रोल प्ले कर रहा था और वो अपनी जगह मौजूद है। तो ये मुल्क सारे अब उससे कह रहे हैं कि भाई वो तो अगर नहीं नेतन्याहू काबू में आ रहा कि भाई हम थर्ड मिसाइल भी आ गए, फ्ला भी आ गए, दिमाग तो आप आगे बढ़े। तो अब देखिए रशिया और चाइना, ये भी हो सकता है कि रशिया और चाइना ये सिक्योरिटी हुती से कहेंगे भी आप सिक्योरिटी ये रेड सी की जो है खोलें, और उसके नतीजे में रेड सी के ऊपर जो है वो सारा जो मुल्कों को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से ट्रांसपोर्ट के जाने में, और उन पे हमले हुतीज कर रहे हैं, तो हुतीज उन पे पता चला, हुतीज ने बात सुन ली चाइना की और रशिया की, तो जो इन्फ्लुएंस है वो तो रशिया और चाइना का बहुत बढ़ गया। और उसके बाद उन्होंने एक कॉल की, अगर ब्रिक्स की तरफ से बात हुई कि जी वहां पर हम जो है वो ये दो मुल्क जो है वो काइंडली नेतन्याहू से बात करेंगे। ध्यान में रखें कि चाइना के और रशिया के दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात भी हैं, इसराइल के साथ इनकी एम्बेसीज भी हैं और इनकी बड़ी बात भी सुनी जाती है। बल्कि हैफा पे तो आपको पता है कि वो अदानी ग्रुप और चाइना के दरमियान एक मामला भी चला था, ठीक है ना, वो हैफा की बंदरगाह जो है वो चाइना था, फिर वहां पे बारह। एनीवे इशू ये है कि क्या ये ब्रिक्स की समिट जो है, इस समिट से एक नया ऑर्डर इमर्ज होता है, और क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन अब अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन वापस जाते हैं और सीज फायर नहीं होता, या तो और सीज फायर होने से पहले नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें मतलब और मजीद जंग बढ़ गई। यानी आप देखें जब सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे इसराइल, तो उस वक्त वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर थी तल अवीव में, वहां पर अटैक्स हो रहे थे लेबनान से हिजबुल्लाह के। तो अब इशू ये सारा कि इस सीज फायर को मस्ट लाजमी तौर पे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने करके जाना है, वरना यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, चाहे प्रेसिडेंट कैमिला हैरिस हो, चाहे अमेरिकन पूरी फॉरेन पॉलिसी के लिए
ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उनकी बेसिस भी हैं, उनके लोग भी हैं, लोग अमेरिकन इंटरनेशनल ऑर्डर, अमेरिका को छोड़ते इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको पसंद भी करते हैं लोग, वेस्टर्न ऑर्डर को पसंद भी करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई आप देखें वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही हैं, एड की बात हो रही है, वहाँ पे उनके डॉक्टर्स हैं, उनके लोग हैं, उनके तो वो सारे के सारे तो इस जायनिस्ट मूवमेंट के पीछे नहीं है जिसमें सिर्फ ब्लड शेड हो रहा है। अब इशू ये सारा कि इसको खत्म कैसे करवाना है जी डॉक्टर साहब। तो खत्म करवाने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि ये ब्रिक्स की तरफ से कोई बात हो, जो कि बात की रशिया ने कि अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो जन्म लेगा ब्रिक्स के समिट के नतीजे में, बल्कि वो अमेरिकन इलेक्शन के नतीजे में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अब देखते हैं कि ये जो है ये ब्रिक्स में से क्या इलामिया सामने आता है। और इसी दौरान इससे पहले कि आप ब्रेक पे जाए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता चलूं कि जो जनूबी कोरिया है, जनूबी कोरिया जिनकी स्पाई एजेंसी ने कहा था चंद रोज पहले कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके फौजी पहुंच गए हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए, तो साउथ कोरिया ने कहा है कि हम यूक्रेन को असला देने जा रहे हैं। जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक बार फिर मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई है। इससे ये जो मामलात है ऐसे इस्तेकाम कैसे आएगा? नहीं, इस्तेकाम की तरफ तो नहीं जा रहे। ये देखें ना, अभी जैसे ये जो चीफ जस्टिस साहब के मामला पे और अदालती मामला पे सारी तरमीम आई है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं गए मामला। अब देखें किस तरफ। मेरी तो दुआ है कि स्टेबिलिटी के बगैर तो इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, तो ये स्टेबल हो जाए। मेरा ख्याल है स्टेबल हो जाना चाहिए इनको। अगर फाइज साहब जाहिर है टायर होकर अपनी जगह जा रहे हैं, और आजम तारड़ साहब की बात पे मैं बिल्कुल इतबार करता हूँ कि वो उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते, लेकिन बात वही है कि इसका तो नेट फायदा तो तहरीक इंसाफ को होने जा रहा है, इनको तो नहीं होगा। तो क्योंकि जाहिर है कि इस पूरे अरेंजमेंट के तो गारंटी जो है वो फाइज साहब ही थे। बहरहाल एनीवे, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन इशू सारा वही है कि हमारे इश्यूज कुछ और हैं इस वक्त मुल्क के ना। ये बहुत, मैं इनको बहुत लार्जर पिक्चर में आप देखें ना, बहुत पेटी इश्यूज आपको नजर आते हैं। ये इश्यूज है ही नहीं। इश्यूज हमारे ये हैं कि सिक्योरिटी, वही मईशत और फॉरेन पॉलिसी और सोशल अनरेस्ट ना हो। अच्छा, अब आप ये देखें कि 3 साल हो गए, 3 साल तक रशिया जो है इन पूरे 3 सालों में सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है इस वक्त, सबसे बड़ी। यानी वहां पर 3 साल तक उसने खींच लिया, वो आइसोलेशन में नहीं गया। और ये ग्लोबल आइसोलेशन में बिल्कुल कैलकुलेटेड था। मैं फिर ये आपको बताऊं कि जब ये स्टार्ट हुआ, जब ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई, तो उस वक्त ये जो म्यूनिख कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वहां पर मेरी बहुत से लोगों से बात हुई और वो सारे के सारे इस बात पे बिल्कुल तय करके बैठे हुए थे कि हफ्ते से ज्यादा की मार नहीं है, ये जंग जो है हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी, सैंक्शंस लगेंगी, ये होगा वो होगा, और उसके बाद कहाँ रशिया और कहाँ नेट। और मैं कहता था कि यार एक बार सोचो तो सही, फर्ज करो अगर ये जंग खिंच जाए तो। उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो मतलब रशिया। आप देखिए उसके बाद कैसे मामला, स्विफ्ट की पाबंदी, दूसरी तीसरी, ये कोई अच्छा नहीं है। दुनिया किसी अच्छे रुख में नहीं गई। अनफॉर्चुनेटली वॉर, जंगें जो हैं वो हमेशा, चाहे यूक्रेनियंस हो, चाहे रशियंस हो, चाहे यूरोपियंस हो, चाहे बाकी किसी भी मुल्क के लोग हो, उनकी जाने जाना, नुकसान होना, तबाही होना, बिल्डिंग्स का गिरना, पुलों का तबाह होना, हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग, ये आपके खास से ये किसी के फायदे की चीज है? नहीं, इंसान सफर कर रहा है ना। तो वो जंग 3 साल खिंच गई। 3 साल के बाद जो है वो पुतिन सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी आप देखें कि वहां पर इस वक्त वो सारे मुल्क जो कि किसी ना किसी तरह से, जिनका एक बड़ा फैसला कुन किरदार है, इंडिया का भी है कि भाई इंडिया ने कहां जाना है, चाइना की तरफ जाना है या उसने जाना है अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट ही इसलिए कि इंडिया को बहुत, उनको बड़ी मोहब्बत है इंडिया से, नहीं इसलिए कि चाइना के अगेंस्ट। तो चाइना के अगेंस्ट उन्होंने इंडिया को खड़ा कर, एंड टाइम पे वो एक इशू खड़ा हुआ उनका अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, और चाइना, कनाडा और अमेरिका के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहां पहुंच गए, उन्होंने 2 कदम पीछे हटाए चाइना ने, और वो जना मुलाकात होने जा रही है, एक सिग्नलिंग। लेकिन क्या ये आगे कैसे कंटिन्यू करेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कैसे कंटिन्यू करेगी। क्या ये वाकई मतलब खत्म हो जाएंगे सारे मामला, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये इतना इजी है या इतना इजी नहीं है, या भी इसमें और बहुत सारी डिफिकल्ट। इसी तरह से
अब देखिए इतनी आइसोलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। अमेरिका का बहुत जबरदस्त किस्म का आज से जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी लोगों की, बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि यार ट्रंप गया, शुक्र है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, अब एक पीस की बात होगी, सुकून की बात होगी, मिडिल ईस्ट के अंदर बात आगे चलेगी, वेस्ट एशिया में एक सुकून आ रहा। अब जनाब उधर भी वो एक अजीब सा इशू खड़ा हो गया वहां पे, और वो जो इशू है वो ये कि प्रॉपर जेनोसाइड और कत्लेआम हो रहा है, और होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और वो उनकी कॉन्फ्रेंस भी कल खत्म हुई है, मतलब वो उसमें तो वो जो कॉन्फ्रेंस थी कि जहाँ पे गजा पे दोबारा आके वहां पे लोगों को बसाना है, यहूदी जो आबादकार है गैर कानूनी, तो उनको वो आना शुरू हो गए, तो फिर टू स्टेट किधर गया। तो वो मामला जो है, बात ये सारी कि खुद अमेरिका लॉन्ग टर्म पॉलिसी, या पॉलिसी ले जाए जिमी कार्टर के दौर से या उससे पहले से, जबकि वो मिल रहे हैं जनाब प्रेसिडेंट क्लिंटन समिट करवा रहे हैं, कैंप डेविड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, टू स्टेट सोल्यूशन, यासिर अराफात खड़े हैं, कभी अनवर सादात खड़े, मतलब सारी पॉलिसी को, वो पूरी पॉलिसी को मलियामेट हो गई। मतलब अब किसी के पास गुंजाइश है ही नहीं कि वो अमेरिका से बात करेगा टू स्टेट की जगह नहीं छोड़ी आपने, तो दूसरी रियासत कहां बनेगी। अब मामला यह है कि अब इसमें वही आता है कि इसमें जो है वो कहां पर आते हैं चाइना, और ये समिट क्या आती है, और समिट का एलामिया क्या होता है, और बायलेटरल मीटिंग्स में क्या तय होता है। देखिए बायलेटरल मीटिंग्स भी तो है, और ईरान वहां से खड़ा होकर क्या बात करता है, क्योंकि असल ईरान बात कर रहा है, ईरान वहां से ये कह रहा है, जो मैं उसी बात को जो मैं पिछले एक हफ्ते पहले मैं कह रहा था, वो खुल के मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ईरान ने कहा कि हम यहां पर बेसिस को निशाना बनाएंगे, किसी मुल्क में भी हो, किसी मुल्क ने अगर अपनी बेसिस यूज करने दी हमारे खिलाफ तो हम निशाना बनाएंगे उस मुल्क में अमेरिकन बेस को। अब ये कितनी खतरनाक बात है। उन मुल्कों ने आगे से बकौल ईरान के हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम अपनी बेसिस आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम इस पड्डे में है ही नहीं। जैसे कि जॉर्डन ने कहा कि हम अपनी एयर स्पेस को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना ईरान के लिए इस्तेमाल होने देंगे, ना इसराइल के लिए इस्तेमाल होने देंगे। तो अब मसला ये कि ये एक ऐसा इशू है जो कि जिसको रोक देना चाहिए था। यानी खुद ऑस्टिन लॉयड जो हैं उनका जुमला था कि ये अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी की डिफीट होगी। मुझे नहीं पता कि फिर उन्होंने थर्ड मिसाइल और क्या ये हुआ, उसके बाद कैसे प्रोलॉन्ग कर गए। और देखें थर्ड मिसाइल को, देखिए ये तो फारिग हो गए ना सारे, आयरन डोम और स्लिंग और ये और वो सारा, थर्ड मिसाइल लाना पड़ा। थर्ड मिसाइल उनका बिल्कुल एक आप समझे अल्टीमेट, उनको यानी फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट, उनको किसके अगेंस्ट लाना पड़ा, हूथीज के अगेंस्ट। यानी आप देखें हूथीज के अगेंस्ट और लाना पड़ा इनके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट। ईरान के पास तो S-300 होगा मेरे ख्याल से, या S-200 या 400 भी शायद उनके पास हो, ज़ाहिर डिफेंस सिस्टम होगा, कोई ना कोई रशिया ने दिया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन उनके पास भी कोई सिस्टम्स होंगे। इशू ये है कि ये बिल्कुल वही पिक्चर नजर आ रही है कि जो पिक्चर आपको पहले अफगानिस्तान में नजर आई, तालिबान लड़े अमेरिका से, अब हुती लड़ रहे हैं। ओ भाई आप यहाँ पर क्या मतलब, आप थर्ड मिसाइल हुती से अगेंस्ट लगा रहे हैं डिफेंस सिस्टम। यानी अभी तो जान छूटी थी खुदा खुदा करके, यहाँ से अफगानिस्तान से, इराक से, बाकी जगह फिर पड्डे में पड़ गए। और असल मामला, असल कौन है, चाइना। चाइना जो है वो सुकून चैन से बैठा है, और चाइना ये नॉर्थ कोरिया और इसमें नहीं किया। आप देखें चाइना जो है, ऑल्दो के नॉर्थ कोरिया उसको करीब तो नहीं न लाए, लेकिन साउथ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया कह रहा है कि हम यूक्रेन भेजेंगे, साउथ कोरिया कैसे भेज सकता है, भेज ही नहीं सकता, वो तो साउथ कोरिया नए पड्डे में पड़ जाएगा। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को बहुत, यानी उसमें भी चाइना गेन करेगा कि भाई अगर फर्ज करें रशिया उनको थ्रेट करता है कि आपने क्यों भेजा है असला यूक्रेन, तो फिर इसमें तो चाइना गेन करेगा। तो बात यह है कि नेबर्स है ना भाई, ताइवान है वहां पे, ताइवान पहले ही डरा सहमा बैठा है, उसके बाद अब साउथ कोरिया की पोजीशन बड़ी अजीब सी हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता कि साउथ कोरिया ने क्यों ये कहा है कि हम यूक्रेन भेज रहे हैं असला। हालांकि रशियंस ने कहा था कि ये अगर हमारा जो भी पैक्ट हुआ है साउथ कोरिया, हमारा नॉर्थ कोरिया से, तो उससे साउथ कोरिया को खतरा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद साउथ कोरिया ने आज कहा है कि हम अपना असला भेज रहे हैं, यूक्रेन को दे रहे हैं अपना असला। तो ये उन्होंने क्यों कहा है इस वक्त तो अमेरिका नहीं असला दे रहा, अमेरिका असला देते हुए डर रहा है यूक्रेन को। आप देखें ना आखिर में जेलेंस्की को उन्होंने क्या कहा कि हमारा असला जो है ये रशिया के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। ये तो नेटो के मुल्क नहीं दे रहे, तो वो कैसे देंगे इस वक्त। तो अब ये मेरा ख्याल है कि काफी एक ऐसा इशू है जो देखते हैं कि अगले 24-48 घंटों में ब्रिक्स से क्या बात आती है, देखते हैं कि ब्लिंकन की क्या बात आती है सामने, वो किस मुल्क का दौरा करते हैं, क्या वो कुछ जंगबंदी करवाने में कामयाब होते हैं, क्या ब्रिक्स से जो दुनिया की तवक्कुआत हैं कि वो कम से कम जंगबंदी तो करवाएगा, सीज फायर तो करवाएगा, क्या शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू होता है, कोई बात होती है आगे, क्या ईरान वहां पर कोई मैसेज वहां से कन्वे करवाता है। तो मेरा ख्याल है कि
अगले 24-48 घंटों में, जब तक ये हमारे यहाँ का भी अल्लाह करे कि जो ये मैन मेड क्राइसिस है ये कोई शक्ल इख्तियार करे, वहां से भी कोई अच्छी खबरें आएंगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।